अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हमारा टॉपिक चल रहा है। उसका लेक्चर नंबर 6 है। देखें, जो हमारे पास बेसिस एंड डायमेंशंस का कंसेप्ट है, बेसिस एंड डायमेंशन ऑफ नल स्पेस ऑफ टी एंड रेंज ऑफ टी, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए ये हम एक एग्जांपल सॉल्व कर रहे हैं। एग्जांपल की स्टेटमेंट क्या है? लेट करते हैं टी जो है आर क्यूब से, आर क्यूब इज़ अ वेक्टर स्पेस, आर क्यूब से आर क्यूब में भी आर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइंड बाई, ये एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है वेक्टर स्पेस आर क्यूब से वेक्टर स्पेस आर क्यूब में। डिफाइन हम इसे कैसे कर रहे हैं? देखें, ट्रिपल एक हमने लिया है x1 x2 x3, एक ट्रिपल पेयर लिया है। तो ये हमारे पास ऐसे डेफिनेशन है। अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन वो कह रहे हैं कि फाइंड अ बेसिस एंड डायमेंशन ऑफ नल स्पेस ऑफ टी, रेंज ऑफ टी। ठीक है, तो ये हमने करना है सिंपल। तो हमारे पास जो प्रोसेस है उसको यूज़ करते हुए हम इनकी बेसिस एंड डायमेंशन फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट हम पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। चलें, हमने क्या करना है, नल स्पेस ऑफ टी की फाइंड आउट करनी है डायमेंशन एंड बेसिस। तो लेट करते हैं कोई एलिमेंट है हमारे पास नल स्पेस ऑफ टी से बिलोंग करता है, कोई एलिमेंट हमने लिया नल स्पेस ऑफ टी से बिलोंग करता है। तो नल स्पेस ऑफ टी की क्या डेफिनेशन होती है? नल स्पेस ऑफ टी में कोई भी एलिमेंट होगा उसका जो इमेज होगा इक्वल टू ज़ीरो होगा बाय डेफिनेशन ऑफ नल स्पेस ऑफ टी। कि अगर नल स्पेस में, वैसे तो ये यू क्यूब जो हमारे पास फर्स्ट जो वेक्टर स्पेस है इसी का एलिमेंट लेंगे। हर वो एलिमेंट इसका नल स्पेस ऑफ टी से बिलोंग करेगा जिसका इमेज ज़ीरो होगा। तो अगर कोई इससे बिलोंग कर रहा है तो इसका जो इमेज होगा एलिमेंट का ज़ीरो होगा। अब डेफिनेशन ऑफ टी हमने यूज़ किया। बाय डेफिनेशन ऑफ टी क्या है? डेफिनेशन ऑफ टी नोट करें। बाय डेफिनेशन ऑफ टी अकॉर्डिंग टू दिस, तो अकॉर्डिंग टू दिस यूज़ कर लें। क्या आएगा? ये देखें, ये आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, बाय डेफिनेशन ऑफ टी ये आ जाएगा। तो बाय डेफिनेशन ऑफ इक्वलिटी फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट कंपैरिजन इक्वल टू ज़ीरो आ जाएगा। अब हमने इसका सोल्यूशन निकालना है, एक्स वाई जी की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 इसको ऐसे राइट किया जा सकता है इक्वेशन नंबर 1 से। इक्वेशन नंबर 2 से हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा। अब ये दोनों वैल्यू अगर आप इसमें रिप्लेस करें, नोट करें इक्वेशन नंबर 3 में, तो ये सेटिस्फाई करती हैं। ठीक है, एक्स की जगह अगर हम ये रिप्लेस करें और वाई की सेटिस्फाई। नाउ अब क्या करेंगे हम? नाउ एक्स वाई जी, तो एक्स की वैल्यू तो एक्स रहने देंगे। वाई हमारे पास किसके इक्वल आया है? एक्स के इक्वल। इसी तरह वाई, यहाँ से आप एक्स को क्या ले लें? कॉमन ले लें। जब एक्स को हम कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास? ये फॉर्म आ जाएगी। तो एक्स नोट करें, ये जो एक्स है आपके पास ये आर से बिलोंग कर रहा है, मीन के फील्ड से बिलोंग कर रहा है। इस केस में जो फील्ड है वो आर है। तो अब आप नोट करें कि एवरी एलिमेंट ऑफ null space of T is a linear combination of the of that vector। ठीक है, तो देखें यही है। तो ये क्या हुआ कि hence NOT is generated by, तो नल स्पेस ऑफ टी जो है इस वेक्टर से जनरेट हो रही है, इस वेक्टर से जनरेट हो रही है। आल्सो द सिंगल नॉन ज़ीरो वेक्टर इज़ लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो आपको पता होना चाहिए कि कोई भी नॉन ज़ीरो जो वेक्टर होता है सिंगलटन, वो मस्ट बी लीनियरली इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर है। तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हमारे पास वेक्टर है। तो ये जो लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर है एंड ये जो है ना जनरेट कर रहा है, किसको जनरेट कर रहा है? नल स्पेस ऑफ टी को। एंड ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये बेसिस हुआ, इज़ अ बेसिस फॉर नल स्पेस ऑफ टी। तो नल स्पेस ऑफ टी की ये बेसिस है। नल स्पेस ऑफ टी की बेसिस की क्या डेफिनेशन होती है कि इसमें जितने नंबर ऑफ वेक्टर्स हैं, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट हैं, वही डायमेंशन होगी नल स्पेस ऑफ टी की। तो नल स्पेस ऑफ टी की डायमेंशन कितनी है? 1। तो ये हमने कैलकुलेट किया है फर्स्ट पार्ट। चलें सेकंड पार्ट कैलकुलेट कर रहे हैं हम। सेकंड पार्ट में हम ये जानते हैं, वी नो दैट, कि ये जो हमारे पास सेट है इज़ अ बेसिस फॉर आर क्यूब। ये हमने प्रूव भी किया था कि ये जो है ये आर क्यूब की क्या है? बेसिस है। ठीक हो गए। तो आर क्यूब इज जनरेटेड बाई, आर क्यूब जो है इन एलिमेंट से जनरेट हो रहा है। तो हमने बेसिस कैलकुलेट करनी है आर ऑफ टी की, आर ऑफ टी की बेसिस हमने कैलकुलेट करनी है। आर ऑफ टी का क्या मीनिंग है कि जो हमारे पास बेसिकली जो दिया गया है, क्या दिया गया है, ये देखें हमारे पास जो बेसिस है ये यहाँ पे आर क्यूब दी गई है ना वेक्टर स्पेस। वैसे तो आर क्यूब यहाँ पे भी वेक्टर स्पेस दी गई है। तो ये जो है आर क्यूब, इसकी बेसिस होते हैं 3 वेक्टर्स।
E1 कह लें, E2 कह लें, E3, वो जो सेट है वो इसकी बेसिस है। तो हमने क्या करना है, रेंज ऑफ टी, रेंज ऑफ टी, रेंज ऑफ टी क्या होगा, इन तमाम की जो करस्पोंडेंस पर मुश्तमिल सेट होगा ना, इसके तमाम एलिमेंट पर, उसे रेंज ऑफ टी। तो उसकी हमने डायमेंशन एंड बेसिस निकालनी है। तो उसके लिए हम क्या करना होगा, इसकी हमें बेसिस फाइंड आउट करनी होगी। और अगर ये इसकी बेसिस है तो इसकी बेसिस क्या होगी, इनके ऊपर हम टी अप्लाई करेंगे बाई, अब थ्योरम किया था हमने, याद करें आप, थ्योरम किया था कि ये जो सेट होगा फिर ये इसकी बेसिस बन जाएगा। कब बनेगा, इसे हम प्रूव करेंगे, ठीक है। तो आर क्यूब इज जनरेटेड बाई, इन वेक्टर से जनरेट हो रहा है, तो आर टी इज जनरेटेड बाई, आर टी जो है इनसे मस्ट है जनरेट होगा, ठीक हो गया। तो ये कैसे निकालेंगे, बाय डेफिनेशन T100 की डेफिनेशन, ये डेफिनेशन हम यूज़ कर लेंगे जो हमारे पास डेफिनेशन दी गई है। ये देखें, ये डेफिनेशन हम यूज़ कर लेंगे, जो डेफिनेशन दी गई है इसको यूज़ करते हुए ये हमारे पास रिज़ल्ट आ जाए। ये इस एलिमेंट का इमेज ये हमें मिल गया है। इसी तरह हर एलिमेंट का हम क्या निकाल लेते हैं, इमेज कैलकुलेट कर लेते हैं। क्या आएगा देखें रिज़ल्ट, ये इस एलिमेंट का इमेज निकाला है ये। तो ये जो हमारे पास सेट आया है इज़ इंडिपेंडेंट और नॉट, इसने मतलब उसको जनरेट तो किया है, ये तो मस्ट है कि इसने इसे जनरेट किया है, आर ऑफ टी का ये जनरेटर है। अब हम चेक करेंगे क्या ये लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर भी है, बिकॉज बेसिस बनने के लिए टू कंडीशंस होती हैं, एक तो वो जो सेट है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होना चाहिए, दूसरा वो जनरेट कर रहा हो। अब ये जो सेट है ये आर ऑफ टी को जनरेट तो कर रहा है, बट क्या ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है, तो इनको चेक कर रहे हैं हम। उसके लिए क्या प्रोसीजर होता है, देखें, इनका लीनियर कम्बिनेशन इक्वल टू ज़ीरो लेंगे हम, ठीक है। ये देखें, ये के इनकी डेफिनेशंस होती है। अब इनके जो ऑर्डर पेयर इनको ऐड किया है तो बाय डेफिनेशन ज़ीरो है, तो हर एक ज़ीरो हो जाएगा। इन इक्वेशंस को हम सॉल्व कर लेते हैं, A1 A2 A3, इन वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए जो फर्स्ट हमारे पास इक्वेशंस हैं ये टू, इनको सॉल्व करेंगे। इनको सॉल्व करने का प्रोसीजर हमारे पास क्या होता है, देखें, ये वैसे तो कंसेप्ट ये होता है ax प्लस बी वाई प्लस, चलें, A1 B1 ये C1 ये z इज इक्वल टू ज़ीरो, A2 x प्लस B2 y प्लस C2 z इज इक्वल टू ज़ीरो। तो इनको सॉल्व करने का प्रोसीजर होता है, ये जो स्केलर्स हैं ये हम ले लेंगे A1 B1 C1, टू टाइम इनको लिख लेंगे A1 B1 C1, इसी तरह A2 B2 C2, A2 B2 C2, इसको हम स्किप कर देते हैं। तो ये जब हम लेते हैं तो ये x ओवर इनका यानी कि B1 ये C2 माइनस B2 C1, ठीक है। सिमिलरली y फाइंड आउट करना हो तो फिर ये लेंगे हम, ठीक है, A2 C1 ये। इसी तरह z फाइंड आउट करना हो तो ये, ठीक है। तो उसके लिए आपको ये स्किप करना पड़ेगा एक बार, फिर ये स्किप करना, फिर ये। तो यही हम कुछ करने जा रहे हैं। इनमें जो मिसिंग है उसको आप फिल अप कर सकते हैं, यानी कि इसको हम क्या किस फॉर्म में राइट कर सकते हैं, जैसे ये इक्वेशन है A1 माइनस A2, इसे आप लिख सकते हैं 0 A3, ये इक्वेशन कंप्लीट हो जाएगी, A1 प्लस 0 A2 प्लस A3, ठीक है। अब इस पे प्रोसीजर आप अप्लाई करेंगे तो A1 की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए इसको स्किप कर देंगे, इनको मल्टीप्लाई, तो ये माइनस, इनको मल्टीप्लाई, ये ज़ीरो। तो इसी तरह A2 की वैल्यू कैलकुलेट, इसको स्किप कर दें, ठीक है, ये 1 आ जाएगा ऐसे, ठीक है ना। तो ये ऐसे वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, जब आप वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास ये रिज़ल्ट आएगा। तो इसे हम किसी k के इक्वल रख लेते हैं, लेट सपोज ये किसी k के इक्वल है, तो अब ये रिज़ल्ट आ जाएगा। अब अगर हम इसकी वैल्यू A1 एंड A2 की वैल्यू हम पुट करें किसमें, इक्वेशन नंबर 3 में, तो ये रिज़ल्ट आ जाएगा। नोट करें, माइनस के प्लस के ज़ीरो, सेटिस्फाई, के की कोई भी वैल्यू आप पुट करें इसमें ये सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक हो गया। तो यहाँ पे ये सेटिस्फैक्शन हो गया, सिंस इक्वेशन नंबर 4 इज सेटिस्फाई फॉर ऑल वैल्यू ऑफ A1 A2 A3, वही में टेक, तो के की कोई भी वैल्यू आप रख सकते हैं। हम ले लेते हैं के को 1 के इक्वल, तो जब के को 1 लेंगे तो ये आ जाएंगे। अब आपके पास जो स्केलर्स आए हैं सारे के सारे नॉन ज़ीरो आए हैं, मीन के सारे ज़ीरो नहीं आए, तो ये जो वेक्टर्स हैं ये लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर हैं, ना कि लीनियरली इंडिपेंडेंट, तो ये लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर हैं। तो अब लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर हैं तो इनमें मस्ट है कोई एक वेक्टर अगर हम लेंगे तो वो बाकी दो का लीनियर कम्बिनेशंस के इक्वल होगा। चलें हम क्या देते हैं, सो देयर एग्जिस्ट अ वेक्टर, फर्स्ट केस वेक्टर को क्या देते हैं कि ये रिमेनिंग टू के लीनियर कम्बिनेशंस के इक्वल है, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास, ये फॉर्म आ जाएगी, इसको सिंप्लीफाई, अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 ये हमारे पास आ जाएगा।
तो हमारे पास क्या रिज़ल्ट आ जाएगा नेक्स्ट, ये देखें, ये हमारे पास इस फॉर्म में आ जाएंगे। तो ये अल्फ़ा वन अल्फ़ा, ये इक्वेशंस आ जाएंगी। इन इक्वेशंस को अगर हम सॉल्व करें अल्फ़ा वन और अल्फ़ा टू की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए फ्रॉम इक्वेशंस 5 एंड 6 से ये आ जाएगा। ठीक हो गया। आल्सो 6 इक्वेशंस में हमने इसको पुट कर दिया, ये रिज़ल्ट बन गया है। ठीक है, तो इसका मतलब है ये जो वेक्टर है, ये जो वेक्टर है, ये जो है इसको हम उसमें से कास्ट आउट कर देंगे, मीन के निकाल देंगे, बिकॉज ये लीनियर कॉम्बिनेशन है बाकी का। तो फिर ये टू वेक्टर्स हैं, इनको अब हम चेक करेंगे कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं या नहीं। तो अब इनका लीनियर कॉम्बिनेशन इक्वल टू ज़ीरो लिया है। देखें इसको सॉल्व करेंगे आप, तो b1 एंड b2 की वैल्यू ज़ीरो आ गई है। तो मीन के ये जो वेक्टर्स हैं ये लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर हैं। ठीक है, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर हैं। इक्वेशन नंबर 9 इज सेटिस्फाइड। तो ये जो है लीनियरली इंडिपेंडेंट, तो ये जो है बेसिस होगी, ये हमारे पास आ जाएगी बेसिस फॉर आर ऑफ टी। तो आर ऑफ टी की ये बेसिस आ जाएगी। तो इसमें कितने वेक्टर हैं, टू है, तो इसकी डायमेंशन कितनी है, टू है। यही हमने क्या करना था, कैलकुलेट करना था इस केस में।